कहीं अनकहीं एक नया जाविया में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। इन कोलैबोरेशन विद मदरहुड हॉस्पिटल नोएडा, कहीं अनकहीं एक नया जाविया brings to you another segment on mother and child care। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था और हमने जाना था कि एएनसीज के बारे में, जो एंटीनेटल केयर है, वो क्यों जरूरी है, उसमें किस तरीके की हमको डाइट लेनी चाहिए, व्हाट आर द वार्निंग साइंस टू लुक फॉर, एक्सेट्रा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल के लिए न सिर्फ फिजियोलॉजिकली चैलेंजिंग होता है, बल्कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी एक बहुत ही डेलिकेट फेज होता है। आज फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करने के लिए हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मनीषा रंजन। डॉक्टर मनीषा रंजन has experience of over 18 years in the field of obstetrics and gynecology. She has high skills in normal deliveries, in high-risk obstetrics, complex laparoscopic surgeries, and also recurrent miscarriage management. Dr. Manisha Ranjan has topped in the RSBY project in India with the highest number of successful results. She has affiliations to various national and international obstetrics and gynecological societies. It's a pleasure having you, Dr. Manisha, on the show, and we welcome you on Kahi and Kahi Ek Naya Zawiya. थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ये होता क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये हम प्रेगनेंसी को 3 तिमाही में डिवाइड करते हैं। जो पहला, जैसे ही हम कंसीव करते हैं, वहाँ से लेकर के 13 हफ्ता 6 दिन की जो जर्नी है, इसको हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर या पहली तिमाही प्रेगनेंसी की कहते हैं। ये ट्रिमेस्टर ऑर्गेनोजेनेसिस का होता है। इसमें हमारे होने वाले बेबी के सारे ऑर्गन बन करके लगभग तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए इस ट्रिमेस्टर का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें यदि हम पहले से हमारी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या हम कुछ ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे हमारी बेबी की होने वाले अंगों पे प्रभाव पड़ सकता है, तो हमें उन सब की तैयारी पहले से ही कर लेनी है। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, यदि हमारी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो हम इसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि होने वाले बेबी में ये कंजेनाइटल अनोमली का एक कारण हो सकता है। ऐसे ही हमारी थायराइड है तो हमें इसको पहले से ही ठीक कर लेना है, या उसकी डोज को हमें अपडेट कर लेना है, ताकि हम उसके होने वाले दुष्प्रभाव से फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अपने बेबी को बचा सके। ऐसे ही कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं जो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बेबी में ग्रीवियस कंजेनाइटल अनोमली कर सकता है। चांसेस ऑफ एबॉर्शन रेट हमारी हाई हो सकती है। इसलिए ये ट्रिमेस्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें हमें प्री प्रिपरेशन पहले से ही अपने आप को कर लेना है। कुछ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं, कुछ एपिलेप्सी के मेडिसिन हैं, इनको हमें चेंज कर लेना है सेफर ड्रग में। मैम, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन अस। इसमें जो रेड, हम लोग रेड फ्लैग्स कहते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, व्हाट आर दोस रेड फ्लैग्स दैट वी कैन प्रोबेबली लुक एट? रेड फ्लैग साइंस हम कहते हैं ऐसी वार्निंग साइंस जिसके लिए तुरंत हमें अपने जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं, हम उनको तुरंत इसको इत्तला करें, उनके संपर्क में आए कि रेड फ्लैग साइंस है। जैसे इस अवस्था में कभी भी हमारी कोई स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है। सीवियर मेंसेस जैसे क्रैम्प्स हो रहे हैं, हमें तुरंत इन्फॉर्म करना है। कोई हाई ग्रेड टेम्परेचर हमें हो गया है, हमें तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। So 3 important things: severe menses like cramps, spotting or bleeding, or high grade temperature. तो मैम, इसमें ये तो आपने हम लोगों को बताया रेड फ्लैग्स के बारे में, लेकिन कुछ नॉर्मल साइंस भी होते होंगे। जैसे अगर किसी को कोई प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई है, तो जो नॉर्मल साइंस हैं, कई बार ये होता है हम वो नॉर्मल साइंस को इग्नोर कर देते हैं। वार्निंग साइंस तो फिर भी ये होता है कि अगर ब्लीडिंग होने लगी है तो हम जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन कुछ नॉर्मल साइंस होते हैं जिसको हम लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। सो व्हाट आर दोज नॉर्मल साइंस? ये नॉर्मल साइंस हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि
कि आपको बहुत ही इरिटेट करता है। सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे परेशान इसी फर्स्ट ट्रिमेस्टर के सिम्टम से ही होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जैसे जैसे हमारी बीटा एचसीजी की लेवल हाई होती है, ये हमारे साइंस हमें बहुत ही तंग करते हैं। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग सिकनेस। सम पेशेंट, किसी किसी को आफ्टरनून इवनिंग सिकनेस भी होती है, किसी किसी पेशेंट को थ्रू आउट दे फील सिक बिकॉज ऑफ द सीवियर नॉसिया एंड वॉमिटिंग, हमें बहुत तंग करती है। और सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी मॉर्निंग सिकनेस से ही परेशान होकर के हमारे पास आते हैं। इस अवस्था में हम नीचे से ऊपर की बात करें, हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बहुत गैसी फील होता है, और ये हमें 9 मंथ तक होता रहता है, स्पेशली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ज़्यादा जाता है। हमारे थोड़े थोड़े क्रैम्प्स एंड ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकते हैं स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में। सेम वे हमारी मुंह में हमेशा एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैम मेरे मुंह में पानी भर गया, व्हाट इज स्प्लैश। अगेन giddiness, dizziness, severe fatigue, we feel always weak throughout this trimester। अचानक से ब्लैकआउट्स हो जाता है, जिसको आप लोग बड़े बुजुर्ग हमें घर पे देखते हैं कि अचानक से कोई गिर रहा है, चक्कर आ रहा है, नहीं मैं बिली दूं, तो हम उसी से समझ जाते हैं कि वो किसी इज प्रेग्नेंट, मिठाइयाँ बंटने लगती हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। अब यूट्रस हमारा पेल्विक एरिया में होता है, अब ये बड़ा हो रहा है तो एक पेल्विक प्रेशर होती है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। अचानक से हमारी मूड स्विंग, हम देखते हैं हमारी अचानक से हम तुरंत इमोशनल हो जा रहे हैं, रोने लगते हैं, अचानक से थोड़ी ट्रिगर होती है, हम परेशान हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। सो मूड स्विंग भी इस अवस्था में हमें बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ी थोड़ी बैकएक स्टार्ट हो सकती है, लेग क्रैम्प्स हो सकता है। तो पहला ट्रिमेस्टर में ये जो सिम्टम्स हैं हमारे पेशेंट को बहुत तंग करता है, और मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स के कारण पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। राइट। सो मैम, जो प्रेगनेंसी आउटकम्स होते हैं, प्रेगनेंसी आउटकम्स क्या होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? मैं बोलूँ कि हमारी जो ये नेचुरल जो जर्नी है, हर प्रेगनेंसी एक एंड तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ प्रेगनेंसी हमारी वायबिलिटी तक पहुंच जाती है, हार्ट बीट हमारी आ जाती है। कुछ प्रेगनेंसी हमारी हार्ट बीट आने के पहले ही लॉस हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। इसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। कुछ हमारी प्रेगनेंसी नॉन वायबल प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ट बीट आ गई लेकिन हमारा ये लॉस हो गया। कुछ प्रेगनेंसी हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन एक हम कहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी जो नॉर्मली यूट्रस के अंदर होनी चाहिए वो आउटसाइड द यूट्रस कहीं भी हो जाती है। से मोस्ट कॉमन उसका सेकंड साइट है ट्यूबल एक्टोपिक, और ये बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। कभी कभी हमारी ओवरीज में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, कभी कभी आंतों में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, और एक बहुत ही रेयरेस्ट फॉर्म है हाइडेटिफॉर्म मोल। तो हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि कुछ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी भी हमारी हो सकती है, या हर प्रेगनेंसी हमारी वायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होती, यहीं पे हमें नजर रखनी है। राइट। तो मैम, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें हम किस टाइप के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इन्वेस्टिगेशंस हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं? एक तो जब जैसे ही आप किसी ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाते हैं तो हम एक प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। कुछ हमारी जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी वायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, हम कुछ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन में हम थायराइड को देखते हैं, आपकी ब्लड ग्रुप को देखते हैं, आपकी शुगर वैल्यूज देखते हैं, हम देखते हैं हमारी हीमोग्लोबिन चेन नॉर्मल है या नहीं, तो हम हीमोग्लोबिन चेन को भी देखते हैं। कुछ हमारे वायरस होते हैं, वायरल मार्कर जिसको कहते हैं HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसी हम कुछ वेनरल डिजीजेस को VDRL के थ्रू या RPR टेस्ट के थ्रू देखते हैं। यूरिन में हम देखते हैं कि हमारी यूरिन रूटीन नॉर्मल है। कल्चर भी हम कराते हैं, कोई पस सेल्स तो नहीं है। तो ये हमारी कुछ बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम जो नॉर्मल शेड्यूल होता है इस ट्रिमेस्टर में देखते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट की हमारी BMI हायर साइड में है तो हम उनकी एक स्पेशल टेस्ट करते हैं, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज स्क्रीनिंग टेस्ट। तो हम एक OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी उसमें ऐड ऑन करते हैं। राइट। मैम, जैसे ये होता है कि जो डाइट होती है, तो कई बार क्या है कि आपके जैसे जो बड़े बुजुर्ग होती हैं घर में, तो वो कई बार बोलते हैं कि नहीं ये नहीं खाना चाहिए और ये खाना चाहिए, तो वो डाइटरी एडवाइस और आप क्या देती हैं और किस टाइप की एक्सरसाइजेस हैं जो कि प्रेग्नेंट फीमेल्स कर सकती हैं इन दिस एंटायर फेज? तो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स इन प्रेगनेंसी, और हमें अपने बड़े बुजुर्ग की अच्छी चीज़ों को तो ऑप्ट करना है, लेकिन बहुत सारी उनकी जो मिथ्स हैं उनको हमें डिलीट भी मारना है, उनको बताना है कि नहीं, दीज आर द मिथ्स।
जो नेचुरल प्रेगनेंसी एक नॉर्मल जर्नी है, हम सब कभी ना कभी प्रेग्नेंट होती हैं, सारी वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, और ये इंटायर जर्नी बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है। तो जैसे कोई नेचुरल चीज है तो वो सब हेल्दी है, सब खाने लायक है, इसलिए वो नेचुरल है। तो इसमें हमें स्क्रीन नहीं करना है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, बट यस, हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारी डाइट में एक ऐसा अवयव है जो हमारी बेबी के ग्रोथ में हमारी पूरी मदद करता है। इस डाइट में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। हमें ड्राई नट्स नहीं खाना, नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राई नट्स आर रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, सो ऑल द ड्राई नट्स, इफ वी हैव नॉर्मल बीएमआई, हम काजू का भी कुछ इंटेक कर सकते हैं। ज्यादा फोकस हमारी वॉलनट आलमंड्स पे होती है। अब ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग के कहते हैं गर्म होता है, तो हम उसकी उतनी क्वांटिटी नहीं लेते जितनी हम चावल दाल खाते हैं। उसको हम हैंडफुल ड्राई नट्स लेते हैं, उसको हम भिगो करके खा सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म में खा सकते हैं। तो हम जितनी भी नेचुरल चीजें, फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, ऑल आर वेरी गुड। कुछ मिथ्स है कि ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खा, 2-3 चीजें हैं जिसपे हम अभी तक इसकी स्टडीज नहीं आई है, बट उसको हम डिलीट मार सकते हैं। जैसे हम पाइनएप्पल कहते हैं, तो वो भी हमारा रॉ पाइनएप्पल जो शायद ही कोई खाता है, रॉ पपाया जो शायद ही कोई खाता है। तो ये 2-3 चीजों को छोड़ दो, तो बाकी जितनी नेचुरल चीजें हैं हमें अपने खाने में, अपने डाइट में जरूर ऐड ऑन करना चाहिए। इसी तरह एक्सरसाइज की बातें, बहुत सारे हमारे मतलब सराउंडिंग में मॉम डैड, ऐसा झुकना नहीं है, ऐसा उठना नहीं है, हस्बैंड इज सो कॉन्शियस कि अब तो ये प्रेग्नेंट हो गई, अब तो इसको बेड पे लिटा करके रखो। नो, इट्स अ मिथ। एक नॉर्मल वॉक के लिए जरूर जाना है, हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अभी से ही करनी है, कुछ अपर एंड लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करनी है ताकि हम रिलैक्स फील कर सके। उसी तरह हमें ऐसा नहीं कि झुकने से हमारे बेबी को कुछ हो जाने वाला है या हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यूट्रस बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर है। इसी तरह यूट्रस के बहुत सारे लेयर के अंदर बेबी है, उसके अंदर एक सैक है, सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, उसके अंदर हमारा बेबी है। तो बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बेबी है। तो झुकने से, बैठने से, चलने से हमारे बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दैट रिमाइंड्स मी कि अभी कुछ टाइम पहले ही अनुष्का शर्मा ने अपना जो है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी उन्होंने एक अपना वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि वो जो सर्वांग आसन है वो करके दिखा रहे थे, सो व्हिच वाज लाइक आई थिंक समथिंग व्हिच वाज रियली लुक लाइक वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। Very true. So I always motivate all my patients to just follow all the normal schedule. They can work, they can do all the normal household work, they can continue their job. कोई हाई रिस्क हो, ऐसी हाई रिस्क बहुत ही रेयर होती है। से हमारी प्लेसेंटा लो लाइंग है, या हमारी प्लेसेंटा बहुत नीचे आई हुई है, या हमारी सीवियर हाइपरटेंशन है, कुछ ही ऐसे कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को वो भी बेड रेस्ट की सलाह नहीं देते, हम पेल्विक रेस्ट की सलाह देते हैं। अदरवाइज हम जितनी रूटीन चीजें हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए, अपने आप को जरूर एक्टिव रखना चाहिए यदि हम इस 9 मंथ की जर्नी को स्मूथली ले जाना चाहते हैं। तो मैम आपके पास में कोई और ऐसे भी केसेस आते हैं जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं? कि कई बार होता है कि बहुत सी महिलाएं, और स्पेशली कोविड टाइम्स में देखा गया है कि डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन थिंग। मतलब आप किसी को भी देखिए, एक अच्छा नॉर्मल व्यक्ति भी डिप्रेशन में आ गया है, तो इस टाइप के अगर कोई केसेस आते हैं तो आप उसको क्या, किस टाइप की सलाह देती हैं? तो मेंटल हेल्थ इज, कहते हैं ना, दिमाग से ही हमारी सारी चीज़ों का जुड़ाव है। हमारी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए, और हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबींग अच्छी होगी तभी एक हेल्दी बेबी हमारे अंदर पनप पाता है। तो जब ये कोविड का टाइम था, जॉब स्ट्रेस है, घर में रिश्तों का स्ट्रेस है, इमोशनल अपसेट्स हैं हमारे, हम आपस के रिश्तों को मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी जॉब इनसिक्योर हो गई है। तो इन सब चीजों का प्रभाव हमारे होने वाले बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। तो थोड़ा सा वक्त, और ये बिजी शेड्यूल है, हमारे पास टाइम नहीं होता, अपनी चीजों को दूसरे को बताने का टाइम नहीं होता, या हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं कि हम अपनी बातें दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं। तो उससे सारा प्रेशर यहीं पे अकोमुलेट हो जाता है। तो हमें इस प्रेशर को रिलीज करना है, कुछ वक्त अपने लिए निकालना है, हमें कुछ मेडिटेशन, कुछ अच्छी म्यूजिक, जो भी हमें पसंद आता है
वो आधा घंटा टाइम अपने आप को दो, अपने आप को अच्छा फील कराओ, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको बाहर आना है कि यस आई कैन डू दैट। ये प्रेगनेंसी तो एक बड़ी स्मूथ जर्नी होती है, ये तो नेचुरल चीज है, इसके लिए हमें इतना परेशान नहीं होना है। तो हम अपने मेंटल फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो हमारी फिजिकल फिटनेस अपने आप होती जाएगी, और फिर हमारे अंदर का होने वाला बेबी भी आपकी इस पॉजिटिविटी से वो भी पॉजिटिव होकर सबसे अच्छा डिलीवर करेगा। बिल्कुल, आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कही है कि हमको इस जर्नी को एंजॉय करना है। सो अमूमन एंड ये कि अपने आप को निग्लेक्ट करके हमें इस जर्नी को एंजॉय नहीं करना है, क्योंकि कई बार मतलब जो एक इंडियन कल्चर है वो अभी भी मतलब ये कि दो वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, लेकिन फिर भी वो एक इंडियन कल्चर है कि हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं और उसके बाद अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन शायद इस चीज को हमें निग्लेक्ट नहीं करना है, इसको हमें ऑन प्रायोरिटी लाना है। तो थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज को हमें शिफ्ट करना है। That's a very beautiful thing that you have said. So, ma'am, one last question that I would want to ask you is कि हमारे जो dietary supplements होते हैं in the first trimester, तो वो dietary supplements क्या होते हैं? जो यदि हम बिल्कुल ही नॉर्मल पेशेंट है, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम पहले से कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल गया है कि कोई भी हमें हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज जैसी कोई लक्षण नहीं है, तो सिंपल एक नॉर्मल पेशेंट के लिए हम सिर्फ एक फॉलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। ये हम प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने से ही चालू रखते हैं, और पहले 3 महीने तक 13 हफ्ता 6 दिन तक हम इस फॉलिक एसिड की मात्रा 5 mg फॉलिक एसिड यदि हमें पहले से कोई कंजेनाइटल अनोमली है तो हम लेते हैं, नहीं तो सिंपल 400 mcg की हम एक फॉलिक एसिड रोज लेने की सलाह लेते हैं। साथ में ये फॉलिक एसिड अब फोर्टिफाइड हो गया है विद सम मल्टीवाइटमिन, जिसमें पायरिडॉक्सिन है, जिसमें मिथाइल कोबालामिन है, कुछ मिनरल्स है। तो हमें इन सब का कॉम्बिनेशन जरूर अपने जो भी हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन है वो आपको जरूर देते हैं। तो एक अच्छी फॉलिक एसिड विद सम मल्टीवाइटमिन्स, नथिंग एल्स अपार्ट। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो वो डाइटरी सप्लीमेंट्स आप कौन सी सलाह देती हैं अपने पेशेंट्स को? पहले तिमाही में यदि हमें पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस नहीं है, या हमने पहले तिमाही में टेस्ट करके कंफर्म कर लिया है कि हमें कोई हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटीज जैसी कोई परेशानी नहीं है, तो सिंपल हम एक 400 mcg की एक फॉलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। ये हम प्रेगनेंसी के पहले से ही 3 महीने पहले से ही इसको ऐड ऑन करते हैं, और प्रेगनेंसी के 3 महीने तक हम ये फॉलिक एसिड लेते हैं। इस फॉलिक एसिड में कुछ मल्टीवाइटमिन्स हम ऐड ऑन कर लेते हैं। आजकल बहुत सारी फॉलिक एसिड हमारी फोर्टिफाइड होती है विद सम मल्टीवाइटमिन, जिसमें पायरिडॉक्सिन है, मिथाइल कोबालामिन है, कुछ जिंक है, मैग्नीशियम है। तो एक फॉलिक एसिड विथ ऑल दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स हम ऐड ऑन करते हैं, जो हमारी पहली तिमाही में चलती रहती है। थैंक यू सो मच। एक लास्ट मैसेज मैं देना चाहूँगी आप सबको, जो भी आप श्रोतागण हैं, कि प्रेगनेंसी एक नेचुरल नॉर्मल जर्नी, ये एक ब्लेसिंग है, तो इसके हर मोमेंट को हमें एंजॉय करना है। और आप अपनी परेशानियां अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, वो आपकी इस 9 मंथ की जर्नी को स्मूथ रखेंगे, और बस आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इस जर्नी को एंजॉय करें। कोई स्केरी नहीं होना है, किसी भी डर की हमें ज़रूरत नहीं है। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Manisha, for such informative talk. And I'm sure कि बहुत सी जो pregnant females हैं और जो माँ बनना चाहती हैं, उन लोगों के लिए भी शायद ये जो एडवाइस है आपकी, ये बहुत काम आएगी. And thank you very much for this very important session. And once again, from the entire team of Kahi and Kahi, एक नया ज़ाविया, I want to thank you and for being on the show.